गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने मोल अवधारणा की थी और अपन ने मोल कैसे निकाले जाते हैं और यदि किसी अणु की ग्राम में मात्रा दी हुई हो तो उसमें अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ये किस प्रकार से निकाली जाती है, जो मोल से संबंधित होती है। ठीक है, अब अपन जो मोल है उनको अपन यूज में लेंगे। किसके लिए? विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए। अपन अब जो मोल है, मोल निकालना अपन ने कल सीखा था, उसका क्या यूज, वो अपन अब यूज उसका विलयन की सांद्रता निकालने में करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विलयन। विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब देखो, समांगी मिश्रण का मतलब क्या है? मिश्रण यानी जो दो या दो से अधिक को मिलाकर बनता है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ हो गए तो ये मिश्रण हो गया। अब समांगी का मतलब क्या है कि मिश्रण में अपन जितने भी घटकों को मिलाएंगे, जितने भी पदार्थों को मिलाएंगे, वो सारे आपस में घुल जाएंगे, वो सारे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे। तो ऐसे मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे अपन पानी में नमक मिलाते हैं या पानी में चीनी मिलाते हैं तो अपन देखते हैं कि वो एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो वो क्या है? समांगी मिश्रण है। तो विलयन जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब देखिए, विलयन के जो घटक है वो दो होते हैं। विलयन के घटक दो होते हैं। पहला विलय और दूसरा विलायक। विलय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, विलय को सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट। अब देखिए, विलय वह घटक होता है जो विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है। विलय जो है वो विलयन का वह घटक होता है जो कम मात्रा में पाया जाता है। विलायक है वो विलयन का वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यानी विलयन के अंदर है, विलय घुला हुआ होता है किसमें? विलायक में। विलय किसमें घुला होता है? विलायक में घुला होता है। तो विलय कम मात्रा में, विलायक अधिक मात्रा में। ठीक है, अब देखिए
जैसे चीनी का जल में विलयन है, तो चीनी है वो घुली हुई है किसमें? जल में। तो ये तो हो गया जल, ये तो पात्र में क्या ले लिया? जल। तो जल है वो अधिक मात्रा में होगा, तो जल है विलायक, और इसमें घुली हुई है चीनी, शर्करा। तो चीनी या शर्करा है वो कम मात्रा में है, तो ये कम मात्रा में है, तो ये है विलय। तो ये चीनी का जल में विलयन है, जल है वो विलायक, चीनी है वो विलय। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय वह घटक होता है जो कम मात्रा में होता है, और विलायक वह घटक होता है जो अधिक मात्रा में होता है। अब अपन करेंगे विलयन की सांद्रता। तो देखिए विलयन की सांद्रता से क्या मतलब है? विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। यानी विलायक है उसमें विलय कितना घुला हुआ है, विलायक में विलय कितना घुला हुआ है, उसे अपन कहेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है। अब अपन ये देखेंगे कि विलयन की जो सांद्रता है कि विलायक में विलय कितना घुला हुआ है, ये किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और ये ज्ञात करने के लिए अपने मोल है, मोल अवधारणा, वो बहुत काम आती है। तो देखिए अब अपन करेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां। अब अपन विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां करेंगे। अब विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की इकाइयां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है भार आयतन इकाई, और दूसरी होती है भार इकाई। ठीक है। अब भार आयतन इकाई में क्या होता है? विलय ग्राम में, जबकि विलायक लीटर में होता है। अब देखो
भार यानी ग्राम या किलोग्राम, आयतन मिलीलीटर या लीटर, है ना। तो देखिए भार आयतन इकाई, अब भार आयतन इकाई में क्या होगा, एक घटक है वो भार के रूप में होगा, जबकि दूसरा घटक है वो आयतन के रूप में होगा। तो यहाँ पे विलय है वो ग्राम में होता है, यानी ये भार के रूप में है, और विलायक है वो लीटर में होता है, यानी ये आयतन के रूप में है। ठीक है, तो ये होती है भार आयतन इकाई, जिसमें एक घटक विलय ग्राम में और दूसरा घटक विलायक लीटर में होता है। अब भार आयतन इकाइयां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। भार आयतन इकाइयां 3 प्रकार की होती हैं। पहली है मोलरता, इसको शो करते हैं कैपिटल एम से। दूसरी है नॉर्मलता, नॉर्मलता को शो करते हैं कैपिटल एन से। और तीसरी है फॉर्मलता, इसको शो करते हैं कैपिटल एफ से। तो भार आयतन इकाई है वो 3 प्रकार की होती है, मोलरता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। इनमें एक घटक है वो भार के रूप में होगा और दूसरा घटक आयतन के रूप में होगा। ठीक है, ये जो इकाइयां हैं वो ताप से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि इनमें होता है आयतन, इनमें क्या होता है आयतन, और आयतन है वो ताप से प्रभावित होता है। ठीक है ना, तो ये इकाइयां ताप से प्रभावित होती हैं। अब है भार भार इकाइयां, यानी यहां पे दोनों घटक है वो किसके रूप में होंगे, भार के रूप में होंगे। ठीक है ना, यहां विलय ग्राम में, जबकि विलायक है वो ग्राम या किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो विलय ग्राम में यानी भार के रूप में, और विलायक है वो ग्राम या किलोग्राम में, यानी ये भी भार के रूप में। तो यहाँ दोनों घटक है वो भार के रूप में होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं भार भार इकाई। अब देखिए भार भार इकाइयां हैं वो 5 होती हैं। पहली है मोलरता। अब देखो आप यहां देख रहे हो मोलरता, अब मोलरता में मोल शब्द आ रहा है, मोलरता में मोल शब्द आ रहा है, यानी यहां पे अपने मोल है, मोल अवधारणा काम आएगी। मोलरता, अब यहां र है, यहां ल है। ठीक है, अब मोलरता है, इसमें भी मोल आ रहा है, यहां पे भी अपने मोल अवधारणा काम आए। अब देखिए मोलरता है, इसको शो करते हैं स्मॉल एम से, मोलरता को कैपिटल एम से, मोलरता को स्मॉल एम से। दूसरा है भार प्रतिशत, तीसरी है मोल भिन्न, या जिसको कहते हैं मोल अंश, या जिसे मोल प्रभाज भी कहा जाता है। इसको शो करते हैं x के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे भी मोल शब्द आ रहा है, या भी यानी ये भी मोल से संबंधित होती है।
फोर्थ ppm, फिफ्थ ppb। ठीक है, ppm की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, और पीपीबी की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर बिलियन। एम मिलियन के लिए, बी बिलियन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये विलियन की सांद्रता की ज्ञात करने की क्या होती है, इकाइयां होती है। भार आयतन इकाई, भार भार इकाई। अब देखिए भार भार इकाई में आयतन नहीं होता, भार भार इकाई में आयतन नहीं होता, यानी ये ताप से प्रभावित नहीं होती। भार भार इकाई है वो ताप से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए अब अपन इनमें से वो इकाइयां पढ़ेंगे जो अपने लिए काम की है। ठीक है ना, मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो यह एक भार आयतन इकाई होती है तथा यह ताप से प्रभावित होती है। ठीक है, और ये विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की एक इकाई है। मोलरता क्या है, विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की एक इकाई है, और उसमें भी किस प्रकार की है, भार आयतन इकाई है, और यह ताप से प्रभावित होती है। अब देखिए इसकी परिभाषा, मोलरता को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो देखिए अब देखिए अपन ने विलयन की सांद्रता का मतलब क्या बताया था कि विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, विलयन में विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है वो उसकी क्या होती है, सांद्रता, है ना। यानी अपन को ये देखना है कि विलय है वो किस प्रकार से घुला हुआ है। अब मोलरता है, मोलरता को कैसे परिभाषित करते हैं, ये एक भार आयतन इकाई है, यानी यहाँ पे एक घटक है वो भार के रूप में होगा और दूसरा आयतन के रूप में, यानी एक ग्राम में और दूसरा लीटर में। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया लीटर और ये यहाँ पे आ गया ग्राम, तो ये तो भार के रूप में और ये लीटर के रूप में, है ना। ये एक भार आयतन इकाई, इसकी परिभाषा से क्लियर हो रहा है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है, एक लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है।
अब देखिए अपन ने कहा था मोलरता, इसमें मोल आ रहा है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा है, ये क्या है, ग्राम मोलों की संख्या, विलय के ग्राम मोलों की संख्या जो विलियन के 1 लीटर में घुली हुई है। ठीक है, तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाया जाता है। इसे कैपिटल एम द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे और ये देखेंगे कि मोलरता कैसे निकाली जाती है। तो इसके फॉर्मूले में ऊपर तो आ जाएगा विलय के ग्राम मोलों की संख्या, और नीचे आ जाएगा विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। ठीक है, तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया। मोलरता की परिभाषा से ही बनाई, परिभाषा क्या थी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या। तो विलय के ग्राम मोलों की संख्या ऊपर आ गई और विलियन का आयतन लीटर में नीचे आ गया बटा में। तो मोलरता बराबर विलय के ग्राम मोलों की संख्या बट्टा विलियन का आयतन लीटर में। अब कल वाली क्लास में अपन ने मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं वो सीखा था, है ना। तो वो यहां पे देख लीजिए, अपन यहां पे विलय के ग्राम मोलों की संख्या, अब कल अपन ने मोल निकालने का सूत्र क्या लिखा था, ग्राम में भार बटा अणुभार, ग्राम में भार बटा अणुभार। तो देखिए विलय के लिए निकालना है, तो विलय का ग्राम में भार बटा विलय का अणुभार। तो विलय के ग्राम मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलय का ग्राम में भार बटा विलय का अणुभार। अब विलय का ग्राम में भार आपको दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, और विलय का अणुभार, अब अणुभार है वो अपन निकालना सीख चुके हैं। जो भी विलय है उसका फॉर्मूला है वो अपन को पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूले के अनुसार उसका निकाल लेंगे अणुभार। अब देखिए ये यहां पे रख दीजिए, तो मोलरता का फॉर्मूला इस प्रकार से आ जाएगा, इसकी जगह ये रख देंगे, ऊपर तो आ जाएगा विलय का ग्राम में भार, ऊपर तो आ जाएगा विलय का ग्राम में भार, नीचे विलय का अणुभार, ठीक है, और नीचे पहले से यहां क्या है, विलियन का आयतन, तो गुणा विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया, विलय का ग्राम में भार बटा विलय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन, किसमें, लीटर में।
तो देखिए अब अपन इस फॉर्मूले के आधार पे क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। जैसे अपन को क्वेश्चन मिल जाए 14 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 14 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया गया है। तो विलियन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। 14 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया गया है। ठीक है, तो विलियन की सांद्रता मोलरता में ज्ञात कीजिए। तो ये मोलरता का फॉर्मूला हो गया आपके पास, विलय का ग्राम में भार बट्टा विलय का अणुभार गुणा विलियन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे विलय है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 H2SO4 होता है इसका। अब इसका ग्राम में भार दे रखा है 14 बटा विलय का अणुभार। अब इसका अणुभार कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का 16, यहाँ ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 ऑक्सीजन का 64। तो H2SO4 का अणुभार आ गया 98। ठीक है, तो ये आ गया 98। ठीक है, अब देखिए गुणा विलियन का आयतन लीटर में, विलियन कितना है 1 लीटर, तो ये 1 लीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब अपन इसको कैंसिल कर देंगे, काट दीजिए। अब 14 है ऊपर और 98। ठीक है, अब 14 से 98 कितनी बार जाएगा, आप सरल करना चाहें तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 14 7 से कितनी बार, 2 बार। ठीक है, और 98 7 से कितनी बार, 14 बार। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, सॉरी 2 बट्टा 14, ऊपर 2 नीचे 14, इसे आप 1 बट्टा 7 है ना। अब यदि आप इसे 14 से 98 को सीधा कैंसिल करना चाहें तो ये सीधा 14 से 98 कितनी बार जाता है, 1 बार। तो ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा 7, है ना। कैसे भी कर लीजिए, आप इजी करना चाहो तो 7 से कर लीजिए और वैसे डायरेक्टली 14 से कर लीजिए, है ना। तो ये 2 बट्टा 14 या फिर 1 बट्टा 7। और आगे मोलरता है तो मोलरता के लिए लगा देंगे कैपिटल M। तो अपना आंसर आ गया 1 बट्टा 7 M। ठीक है, तो ये इस विलियन की क्या है, मोलरता है। ये इस विलियन की क्या है, मोलरता। ठीक है, आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये पॉइंटों में आ जाएगा, है ना।
तो देखिए इस प्रकार से अपन किसी विलयन की मोलरता ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए इसका, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया है, तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला विलय का ग्राम में भार, तो विलय का ग्राम में भार कितना है 4 बटा विलय का अणुभार, और विलय है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, है ना। तो इसका अणुभार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका अणुभार आ गया कितना 40, तो नीचे अणुभार हो गया 40। विलयन का आयतन 1 लीटर है, ठीक है। तो ये 4 को 40 है ना, तो ये आ गया 1/10 m। अभी आया था 1/7 m और ये आ गया 1/10 m, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन किसी विलयन में सांद्रता को मोलरता के रूप में निकालते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या होती है, मोलरता होती है, ठीक है। बाकी अपन कहेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।